वर्तमान की दुनिया के दोस्तों नमस्कार, मैं अखिलेश कुमार। आज हम बात करेंगे यूपीएससी सीएससी 2022 सामान्य अध्ययन चतुर्थ प्रश्न पत्र के प्रश्न संख्या 1A की। यह प्रश्न है, बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। नौकरशाही में अपने सामने के मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन रहने वाले अधिकारी दुर्लभ नहीं हैं। क्या आप इस बात से सहमत हैं कि प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है? विश्लेषणात्मक मूल्यांकन कीजिए। इस प्रश्न में जो महत्वपूर्ण चीजें हैं जिन पे आपको गौर करना होगा, वह गौर करना होगा बुद्धिमानी। जब लोक सेवा के संदर्भ में हम इसे बात करते हैं तो हम इसे कहते हैं विवेकाधिकार, यानी विवेकाधिकार के संदर्भ में हम इस प्रश्न को देखेंगे और इसके साथ मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन, यह एक महत्वपूर्ण बिंदु है। साथ ही प्रशासक की इस तरह की व्यस्तता प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन की लक्ष्य प्राप्ति की प्रक्रिया में न्याय की विडंबना है। न्याय की विडंबना, इसका विश्लेषणात्मक मूल्यांकन करना है। अब इस प्रश्न में आपको जो इस बात को ध्यान रखना है, पहली बात तो ये है कि आपको यह मालूम होना चाहिए कि लोक सेवा क्या है, लोक सेवा के मूल्य क्या हैं, लोक सेवक के अंदर किन मूल्यों के होने को स्वीकार किया जाता है, लोक सेवक से क्या उम्मीद की जाती है। जब उसे संविधान, कानून, विधियों और उसकी आचार संहिता का संरक्षण और निर्देशन मिलता है तो लोक सेवक को विवेकाधिकार की शक्ति भी प्रदान की जाती है। ऐसे में लोक सेवक दरअसल उसकी लोक सेवक की जो जिम्मेदारी है, वह जिम्मेदारी व्यापक रूप से लोकहित, लोक अधिकार और लोक वित्त का संरक्षक है। लोक सेवक जो होता है वह दरअसल सरकार यानी राज्य और नागरिक के बीच मध्यस्थ का काम करता है। राज्य अपनी योजनाएं बनाता है, अपने कार्यक्रम बनाता है और लोक सेवक उन योजनाओं और कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करता है। ऐसे में लोक सेवक की जिम्मेदारी अन्य दोनों पक्षों की जिम्मेदारियों से कहीं ज्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि राज्य का सर्वोच्च लक्ष्य राज्य के संसाधनों का अपने नागरिकों के बीच न्यायपूर्ण वितरण है। यह आपको ध्यान में रखना होगा और इसी नजरिए से इस प्रश्न पे विचार करना होगा। लोक सेवक क्या करता है? लोक सेवक वास्तव में लोकहित यानी जनता के हित, लोक अधिकार यानी जनता के अधिकार और लोक वित्त यानी जनता के धन, जनता के अर्थ का संरक्षक होता है। एक तरह से वह गार्जियन होता है जनता का, और ऐसे में उसे जनता के हितों का, उसके अधिकारों का और उसके आर्थिक अनुशासन का ध्यान रखना लोक सेवक का कार्य होता है। और यह कार्य जब वह संपादित करता है तो इस तरह से वह राज्य का जो सर्वप्रमुख लक्ष्य है, दरअसल राज्य की जो प्रासंगिकता है, राज्य की स्थापना के पीछे का जो महत्वपूर्ण तर्क है, न्याय की स्थापना यानी संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, नागरिकों के बीच संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, उसको स्थापित करने का जो प्रयास करता है या जिसकी जिम्मेदारी होती है, वह लोक सेवक होता है। अब हम इस प्रश्न पर आते हैं। ऐसे में जब हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य को समझते हैं तो हमें यह भी समझना होता है कि दरअसल जो लोक सेवक होता है, जिसके साथ यह उम्मीद होती है कि जिसके साथ उसके तमाम समस्त अधिकारों के साथ, समस्त संरक्षण के साथ उसके पास विवेक का भी अधिकार होता है, और ऐसे में उसकी यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने विवेकपूर्ण अधिकारों का विवेक सम्मत प्रयोग करे। और इसी को दरअसल लोक सेवा के क्षेत्र में बुद्धिमानी कहते हैं या बुद्धिमत्ता कहते हैं, यानी विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता। होता क्या है कि कुछ ऐसे भी लोक सेवक मिलते हैं, कुछ ऐसे भी लोक सेवक होते हैं जो परिधि पर लीन होते हैं। जब यहाँ पे बात की जा रही है कि मुख्य मुद्दों को अनदेखा करते हुए परिधि में लीन, मुख्य मुद्दों यानी मुख्य मुद्दा क्या है? मुख्य मुद्दा है राज्य के संसाधनों का
न्यायपूर्ण वितरण। अब राज्य इन संसाधनों के न्यायपूर्ण वितरण के लिए संविधान की स्थापना करता है, कानून की स्थापना करता है, विधि और नियमों की स्थापना करता है। और ऐसे में लोक सेवक जो होता है वह इन्हीं के संरक्षण में, इन्हीं सारी स्थितियों के संरक्षण में वह अपने विवेकाधिकार का प्रयोग करता है। कई बार ऐसी स्थितियां भी किसी लोक सेवक के सामने आती हैं जब उसे संविधान, कानून, विधियों, नियमों आदि से इतर होकर निर्णय लेने पड़ते हैं, यानी अपने विवेक से निर्णय लेने पड़ते हैं। ऐसे में कई लोक सेवक ऐसे होते हैं जो कि इस तरह की किसी भी प्रक्रिया में अपने विवेक का इस्तेमाल करने से बचने की कोशिश करते हैं और वह लगातार उसी जो सरकारी प्रक्रिया है, जो सरकारी, जिसे हम सामान्य अर्थों में कहें तो सरकारी मकड़जाल है, उसी मकड़जाल में ही फंसे रहते हैं और उससे इतर उनके अंदर यह साहस नहीं पैदा हो पाता है कि वह अपने विवेक का इस्तेमाल करें और उसके जरिए वो निर्णय लें। निश्चित रूप से इसके पीछे कई कारण होते हैं। उनके अपने व्यक्तिगत हित हो सकते हैं, उनकी नौकरी को लेकर या सेवा को लेकर उनकी असुरक्षा की भावना हो सकती है, पद की सुरक्षा हो सकती है, उनकी अपनी घिसी पिटी नैतिकता भी हो सकती है। इस सारी चीज़ों के पीछे बहुत से कारण होते हैं। और ऐसे में होता क्या है? ऐसे में होता है कि राज्य का जो सर्वोच्च लक्ष्य है, संसाधनों का न्यायपूर्ण वितरण, वह प्रभावित होता है इससे। और इस प्रभावित होने से जो राज्य का सेवा वितरण का पूरा फॉर्मूला है, पूरी योजना है, वह नकारात्मक रूप से प्रभावित होती है। जो उसका लक्ष्य है सुशासन की स्थापना का, वह कहीं ना कहीं नकारात्मक रूप से प्रभावित होता है। और इसका कुल मिला के असर यह पड़ता है कि जनता के साथ चाहते या ना चाहते हुए जो न्याय की अवधारणा है राज्य की, वह कहीं ना कहीं तरीके से विरूपित होती है। यानी कहीं ना कहीं से नागरिकों का जो न्याय का जो हक है, यानी जो न्याय प्राप्त करने का जो उनका अधिकार है, वह कहीं ना किसी रूप में प्रभावित होता है और वह उस पर नकारात्मक असर पड़ता है। और इस तरह से न्याय जो है वह देरी के कारण या किन्हीं तमाम तरह की अन्य त्रुटियों के कारण या प्रक्रियागत क्रियाओं के कारण या लोक सेवक के साहस में कमी के कारण या उसके बुद्धिमत्ता के कम प्रयोग के कारण प्रभावित होती है। और इस तरह से न्याय जो है वह एक विडंबना के रूप में स्थापित होता है। जैसे सामान्य रूप से अगर हम एक उदाहरण आपके सामने रखें तो आप इसे सार्वजनिक वितरण प्रणाली के संदर्भ में भी कर सकते हैं। पिछले कुछ सालों पहले आपने इस तरह के उदाहरण या अभी भी इस तरह के उदाहरण आपको सुनने को मिलते हैं कि जरूरी गरीबी रेखा के नीचे होने के जरूरी कागजात नहीं होने के चलते किसी जगह, किसी राज्य में कुछ लोग भुखमरी के शिकार हो गए क्योंकि उन्हें पीडीएस का राशन नहीं प्राप्त हो सका। क्योंकि उनके पास जरूरी कागजात नहीं थे कि वह इससे सिद्ध कर पाए कि वह गरीबी रेखा के नीचे हैं। और इसलिए वो पूरी उस प्रक्रिया में फंसे रहे। वहां के जो दायित्व, जिन अधिकारियों का दायित्व था, वह भी उन्हीं सरकारी प्रक्रियाओं में फंसे रहे और उन्होंने उन गरीबों को राशन देने से इनकार कर दिया। यह उदाहरण भी दरअसल इसी तरह से परिधि में लीन रहने वाले अधिकारियों के चलते हैं। और इस तरह के उदाहरण और भी तमाम तरह के मिलते हैं। जो कोरोना काल के दौरान जिस तरह से सरकार ने चूंकि आदेश दे दिया है कि लोग अब घर से नहीं निकलेंगे, कोरोना की स्थितियों का, कोरोना के जो नियम तय किए गए हैं उसका पालन करेंगे, इसके चलते बड़े पैमाने पर बड़ी संख्या में लोगों को बड़े स्तर पर परेशानी का सामना करना पड़ा। लोगों को जो सरकारी मदद मिलनी चाहिए थी वह मदद मिल नहीं पाई, जिसका परिणाम यह हुआ कि हजारों और लाखों की संख्या में लोग हजारों किलोमीटर पैदल चले क्योंकि रास्तों में उन्हें सुविधाएं नहीं प्राप्त हो सकी। ऐसी यह स्थिति भी दरअसल परिधि में लीन रहने वाले अधिकारियों की स्थिति को ही व्यक्त करता है। इस प्रश्न को पूरे परिप्रेक्ष्य में मैंने समझाने के लिए आपको यह बताया है और इसी परिप्रेक्ष्य में यह प्रश्न होगा। अब इस प्रश्न को लिखने के लिए इसे 150 शब्दों में लिखना है तो इसको इस तरह से लिखा जा सकता है। बुद्धिमानी का अर्थ विवेकपूर्ण निर्णय लेने की क्षमता है। यह लोकसेवक के व्यक्तित्व का अपेक्षित तत्व है और यह स्पष्ट रूप से राज्य के बुनियादी लक्ष्यों से जुड़ा हुआ है। कुछ नौकरशाह सरकारी प्रक्रियाओं के नाम पर अपने विवेकाधिकार की शक्ति के इस्तेमाल से बचते हैं। निर्णय लेने की साहस की कमी के चलते राज्य की प्राथमिकताओं को
नज़रअंदाज करते हैं, जवाबदेही से बचने के लिए जिम्मेदारी से बचते हैं। इससे राज्य का प्रभावी सेवा वितरण और सुशासन का लक्ष्य प्रभावित होता है। यह अन्याय को जन्म देता है। जैसे कुछ जगहों पर गरीबों को पीडीएस का अनाज नहीं मिलने से भुखमरी की खबरें मिली। इनका कारण गरीबों के पास जरूरी दस्तावेजों का अभाव था। यह अमानवीय स्थिति है। सुशासन पर प्रश्न खड़ा होता है। यहाँ लोक सेवक से उसके विवेक के उपयोग की अपेक्षा होती है। लोकतंत्र में राज्य के कानूनों और नियमों का लक्ष्य लोकहित को साधना होता है। इसलिए यह बुद्धिमानी में निहित है कि किसका ध्यान रखा जाए और क्या अनदेखा किया जाए। मैंने आपको इस प्रश्न को व्यापक रूप से समझाने की कोशिश की है, लेकिन उस पूरे समझाने की कोशिश में आपको यह ध्यान रखना है कि आपका प्रश्न जो है वह 150 शब्द का है। इसलिए इस समय सीमा को, इस शब्द सीमा को आपको पार नहीं करना है। पार भी करते हैं तो आप 10 शब्दों से अधिक की सीमा को, 10 शब्दों से अधिक मत अपने उत्तर में लिखने की कोशिश कीजिए, नहीं तो इससे आपके प्रति एक नकारात्मक छवि ही बनेगी। क्योंकि आप यह ध्यान रखिए कि यह सिर्फ 150 शब्द की एक समय सीमा नहीं है, बल्कि यह आपके डिसिप्लिन को भी परखने का यूपीएससी का एक तरीका है। और इसलिए इस बात को हमेशा दिमाग में रखिए। और आप एग्जामिनेशन हॉल में जाकर लिखने से पहले जरूरी है कि प्रश्नों को जो निश्चित, जो तय, जो दी गई शब्द सीमा है, उस शब्द सीमा को में लिखने का प्रयास करिए। इसलिए आपको व्यापक रूप से आपकी एक समझदारी विकसित होनी चाहिए और उस समझदारी में से आपको उसका निचोड़ निकाल कर रखना है, और इस तरह से ही आपको यह प्रश्न करना होगा। धन्यवाद।